गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्रिया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने स्पेशल क्लास के रूप में प्रोबेबिलिटी को ख़त्म किया था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इन स्पेशल क्लास के पहले हम लोग मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति 3D पढ़ रहे थे और हमने इसमें मेंसुरेशन 3D में स्फीयर अर्थात गोला तक के टॉपिक को समाप्त किया था दोस्तों। और इस चैप्टर में प्रिज्म और पिरामिड दो टॉपिक ऐसे थे जो कि बाकी रह गए थे। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके इन टॉपिक्स को भी पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रिक्स को भी पढ़ते हैं। दोस्तों, आप एसएससी के किसी भी एग्जाम के प्री पेपर को उठा लीजिए, कोई भी पेपर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपको प्रिज्म और पिरामिड से रिलेटेड क्वेश्चंस ना मिले। अक्सर ये क्वेश्चंस दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हम लोग आज के अपने इस सेशन की तरफ। दोस्तों, आज के इस टॉपिक को हम लोग पिरामिड से शुरू करते हैं। चलिए हम लोग पिरामिड के बारे में पढ़ते हैं। पिरामिड से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका डिफिनेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और साथ ही साथ कुछ ट्रिक्स भी जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पिरामिड का डिफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों, कि आखिर पिरामिड हम लोग कहते किसको हैं। दोस्तों, तो आप इसका डिफिनेशन देख लीजिए कि पिरामिड इज अ कॉनिकल सॉलिड विथ पॉलीगॉन बेस। ठीक है दोस्तों, अर्थात पिरामिड एक शंक्वाकार ठोस होता है जिसकी बेस जो है, जिसके आधार जो है बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, दो से ज्यादा भुजाओं से मिलकर बना होता है। पॉलीगन उसी को कहते हैं ना, जो कि जिस वैसे आकृति जिसमें दो भुजा से ज्यादा हो वैसे आकृति को हम लोग पॉलीगन कहते हैं। तो वैसी आकृति है पिरामिड जो कि पॉलीगन बेस से बना होता है, मतलब बहुभुज भी आधार जो है इसका वो बहुभुज होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम लोग देखिए पिरामिड के बारे में जानते हैं। मान लीजिए पिरामिड जो है दोस्तों आपको सभी आकृति में मिलेगा। ये त्रिभुजाकार भी होता है, ये चतुर्भुज में भी होता है और ये जो है पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज सारे में होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक समझते हैं कि आखिर पिरामिड बनता कैसे। हम लोग सबसे पहले त्रिभुजाकार आकृति पे समझते हैं इसको। मान लीजिए यह एक त्रिभुज है। ठीक है, यह जो है त्रिभुजाकार पिरामिड है दोस्तों। ठीक है, तो अब कैसे बनेगा दोस्तों, इस त्रिभुज का जो गुरुत्व केंद्र होगा दोस्तों, ग्रेविटी सेंटर, उससे आप लंब डालिए सीधे में। दोस्तों, यह एक 3D आकृति है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके माइंड में बैठाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कोई भी 3D फिगर को अच्छे से समझने के लिए आपको थोड़ा सा माइंड में इमेजिन करना होता है, तभी जाकर आप उस फिगर को अच्छे से समझ पाते हो, उस जो भी आकृति है उसको अच्छे से समझ पाते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे। ठीक है, देखिए यह एक त्रिभुज है, कोई भी 2D आकृति ले लीजिए आप, किसी भी 2D आकृति में। ठीक है, उसका जो ग्रेविटी सेंटर है उससे एक लाइन खींचिए और उसके जो सारे जो शीर्ष है उसको उस लाइन से मिला दीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले त्रिभुजाकार में देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यह एक त्रिभुजाकार आकृति है, इसका जो ग्रेविटी सेंटर ये है और इस पर जो है लाइन खींचा गया है, सीधी लाइन खींची गई दोस्तों इस तरह से। ठीक है, ये सीधा। ठीक है, तो जब इस पर सीधी लाइन खींची जाएगी तो ऐसे बनेगी। ठीक है, अब यह जो सीधी लाइन होगी दोस्तों, इससे सारे शीर्ष को मिला दीजिए। इसको ऐसे मिला दीजिए, इससे भी ऐसे मिला दीजिए, उसको भी ऐसे मिला दीजिए, तो यह जो आकृति बनेगी दोस्तों यही पिरामिड कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने त्रिभुज में देखा। अगर आप चतुर्भुज में देखना चाहते हैं तो मान लीजिए यह एक वर्ग है। ठीक है, एक वर्ग है, वर्ग का जो ग्रेविटी सेंटर होगा वो क्या होगा, इसके दोनों जो भी कण कटेंगे, इसका जो कटान बिंदु होगा वही इसका ग्रेविटी सेंटर होगा। ठीक है, इससे एक सीधी लाइन खींचते हैं, खड़ी लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो जब खड़ी लाइन खींचेंगे तो ये ऐसी हो जाएगा। अब इस लाइन से दोस्तों सभी शीर्षों को मिला दीजिए। ठीक है, तो जब सभी शीर्षों को मिलाएंगे हम तो आकृति कैसी बनेगी, ऐसा, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, इसको इससे मिला दीजिए दोस्तों। फिगर दोस्तों पेन से बना रही हूँ, थोड़ा आप समझिएगा। ठीक है,
ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यह जो आकृति बनेगी दोस्तों यह भी पिरामिड कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इसमें जो ग्रेविटी सेंटर से इसे वर्ट एपेक्स कहेंगे दोस्तों, एपेक्स, या फिर आप इसको शीर्ष भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वही बोलिए, देखिए दोस्तों इसमें ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो यह जो ग्रेविटी सेंटर है, ग्रेविटी सेंटर से शीर्ष तक की ऊंचाई को जो है हम लोग शीर्ष तक की दूरी को हम लोग ऊंचाई कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ने उसमें ऊंचाई देखा, देख एक करके दोस्तों इसके सारे पार्ट को हम लोग समझेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लोग ऊंचाई को देखते हैं, अर्थात हाइट को देखते हैं। इसको हम लोग छोटा h से डिनोट करते हैं। ये क्या है दोस्तों, तो ग्रेविटी सेंटर अर्थात गुरुत्व केंद्र से शीर्ष तक की दूरी क्या कहलाती है, हाइट कहलाएगी। शीर्ष आपको हमने बताया जहाँ पे सारी भुजाओं को मिलाया गया है। ठीक है दोस्तों, उस पॉइंट को एपेक्स या फिर शीर्ष कहते हैं। तो ग्रेविटी सेंटर से शीर्ष तक की दूरी को जो है क्या कहेंगे, हम लोग ऊंचाई कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें तिर्यक ऊंचाई क्या होगी दोस्तों, यह जो अपेक्स है अर्थात ये जो शीर्ष है दोस्तों, इस शीर्ष से हम लोग इसकी किसी भी भुजा पर लंब डालते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए शीर्ष है, इससे हम लोगों ने इस पर लंब डाला है, तो यही जो होगी दोस्तों, यह जो है आपकी ये तिर्यक ऊंचाई कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, एल हमने एच हमने समझ लिया, एल हमने समझ लिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमने क्या समझा, पहले एच क्या है, फिर हमने देखा एल की यदि शीर्ष से किसी भी भुजा पर लंब डाला जाए तो यह जो दूरी होगी, इसी दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, इसकी तिर्यक ऊंचाई कहेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों तिर्यक ऊंचाई को अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यह जो एक त्रिभुजाकार आकृति है दोस्तों, त्रिभुजाकार पिरामिड है, इसको हम लोग खोल देते हैं। जब हम लोग इसको खोलेंगे तो देखिए ये कैसा हो जाएगा। देखिए यह एक जो क्या था हमारा समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल पे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों इसको, अर्थात समबाहु त्रिभुज पे देख रहे हैं। देखिए यह हमारा एक त्रिभुज है। ठीक है, इस पे जो है तीनों जब हम लोग खोलेंगे इसको तो ये हो जाएगा ऐसा, ऐसा और ऐसा। ठीक है दोस्तों, यही आकृति होगी ना, ये तीनों का जो शीर्ष है इसको आप जब खड़े कर दीजिएगा तो ये जो मिल जाएगा। ठीक है, यही तो बनेगी ना, ये गुरुत्व केंद्र है, गुरुत्व केंद्र से ऐसे ऊंचाई पे जहाँ पे ये मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए ये ऐसा बन जाएगा। तो इसमें जो है दोस्तों देखिए ये जो केंद्र, ये जो शीर्ष था वही तो है ना ये, तो शीर्ष से भुजा पर हम जब लंब डाल रहे हैं, ये लंब है दोस्तों, जब हम लंब डाल रहे थे इसी ऊंचाई को तो हम लोगों ने यल बोला था, इसके लिए भी सेम होगा और इसके लिए भी सेम होगा। ठीक है, और चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है इसलिए इसकी भुजाओं की लंबाई को हम लोग ए मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो तीनों त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों, इसकी जो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज है, तीनों जो त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों, ये प्रत्येक का जो है वो एरिया सेम होगा, प्रत्येक जो है समान होगा, प्रत्येक का एल भी जो है वो सेम होगा। ठीक है, अब देखिए वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हमने आपको बताया है, या चाहे वो बेलन हो चाहे फिर वो शंकु हो, किसी के भी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या, उसके चारों तरफ की ऊंचाई को ही चारों तरफ के क्षेत्रफल को ही कहता है। उसमें बेस, और जैसे मान लीजिए यह जो एक बेलन है, इसका जो यही तो है ना ये वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका आधार और इसके तल का जो है क्षेत्रफल वो ऐड नहीं होता। ठीक है, तो उसी तरह से दोस्तों इस पिरामिड के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लिटरल एरिया क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यह त्रिभुज और यह त्रिभुज, यही तीनों का एरिया का योग जो है तो इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, लिटरल एरिया होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए यह एक तरह से त्रिभुज बन गया दोस्तों। अब त्रिभुज का एरिया बराबर आपको पता है 1/2 गुने आधार, आधार का मान क्या है a, गुने ऊंचाई, ऊंचाई इसके लिए क्या है यल। ठीक है, उसी तरह से दूसरे वाले त्रिभुज के लिए भी 1/2 AL हो जाएगा, तीसरे वाले त्रिभुज के लिए 1/2 गुने AL हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो दोस्तों, चूंकि तीनों का एरिया जो है सेम है, क्योंकि यह एक समबाहु त्रिभुज है, 1/2 गुने AL गुने 3 आप लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख दीजिए 1/2
3a इंटू एल। ठीक है, अब 3a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3a क्या है, ये आधार जो है हमारा, आधार का पेरीमीटर ही तो है ना, अर्थात हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 गुने आधार पेरीमीटर और बेस, अर्थात आधार का परिमाप गुने एल, त्रिज्यक ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, यह हमारा लिटरल एरिया सरफेस निकल गया, मतलब ये जो है हमारा वर्कपीस का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों यह फॉर्मूला दोस्तों सिर्फ तभी लगेगा जब कोई भी फिगर जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बन रहा हो, अर्थात कह सकते हैं कोई भी जो है वो तभी लगेगा ये फॉर्मूला जब जो है हमारा रेगुलर पॉलीगॉन हो। हमने आपको रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन के बारे में पहले ही बता रखा है कि रेगुलर पॉलीगॉन वैसे आकृति को कहते हैं जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, और इरेगुलर पॉलीगॉन वैसे आकृति को कहते हैं जिसकी सारी भुजा की लंबाई जो वो अलग अलग हो। ठीक है, तो यह फॉर्मूला सिर्फ तभी यूज होगा जब हमारा जो है वो रेगुलर पॉलीगॉन हो, अर्थात इसका जो बेस है वो रेगुलर पॉलीगॉन हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं, अभी तो हमने देखा रेगुलर पॉलीगॉन में, लेकिन यदि ये इरेगुलर पॉलीगॉन हो तब क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग इरेगुलर के लिए देखते हैं। मान लीजिए इसमें भी हम लोग दोस्तों सबसे पहले त्रिभुजाकार आकृति पे ही देखते हैं। देखिए मान लीजिए यह एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका पिरामिड बनाइए। ठीक है, तो इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा, गुरुत्व केंद्र से एक लाइन खींचेंगे और उससे सारी भुजाओं को मिला देते हैं। ठीक है, तो जब सारी भुजाओं को मिलाइएगा तो वो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यह पिरामिड बनेगा जिसकी सारी भुजाएं जो है, इसकी जो आधार की जो त्रिभुज है, इसकी सारी भुजाएं जो अलग अलग लंबाई के। जब आप इसको खोलिएगा दोस्तों तब ये कैसा बनेगा, जब आप इसको खोलिएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा लगभग ऐसा। ठीक है, हम लोग इसको बनाते हैं दोस्तों, फिगर जो है दोस्तों पेन से बना रही हूँ, तो आप फिगर को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एग्जैक्टली वैसा तो नहीं बनेगा दोस्तों। ठीक है, ये जो है खुलेगा तो वैसा हो जाएगा। ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई अलग अलग है, तो मान लेते हैं ये ए, ये बी और ये सी हो जाएगी। ठीक है, और इस शीर्ष से जो है इस पर लंब डाले, यही तो इसका जो है वो तिर्यक ऊंचाई है ना, अर्थात इसको हम लोग L1 मान लेते हैं, इसको हम लोग L2 मान लेते हैं और इसको हम लोग L3 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। इसके लिए जो है अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेम फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुने आधार, और चूंकि प्रत्येक की भुजा की लंबाई भी अलग है, अर्थात पहले में ए हो जाएगा L3 प्लस 1/2 बी, हमने इसमें L3 माना था इसलिए हमने a गुने L3 लिया है। ठीक है, इसमें हमने C और L1 माना है, इसमें हमने B और L2 माना है, अर्थात इसमें B और L2 हो जाएगा, प्लस तीसरे वाले त्रिभुज का 1/2 C L1 हो जाएगा। ठीक है, सबसे 1/2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा A L3 प्लस B L2 प्लस C L1। दोस्तों ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको L1 या किसको L2 या किसको L3 या फिर किसको A, किसको B और किसको C मान रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो यह ऐसा है, इरेगुलर पॉलीगॉन है, ये इसका जो है लिटरल एरिया सरफेस हो गया, वर्कपीस का क्षेत्रफल हो गया, LS से लिख सकते हैं हम लोग इसको लिटरल एरिया सरफेस, सॉरी लिटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यह तो हमने निकाला क्या वर्कपीस का क्षेत्रफल। अब हम देखते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्थात टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया, जब आप किसी भी 3D फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे थे तो वर्कपीस का क्षेत्रफल में क्या कर रहे थे, आधार का और शीर्ष का जो है उसके क्षेत्रफल को जोड़ रहे थे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो इसका तिर्यक क्षेत्रफल हो जाएगा, प्लस इसमें चूंकि एक ही आधार है दोस्तों इसलिए इस आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, अर्थात LS से प्लस हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस अर्थात आधार का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, यह जो है हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया, ये जो हमारा लिटरल सरफेस एरिया हो गया। अब इसलिए हम लोग देखते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर आधार आयतन बराबर होता है 1/3 गुने एरिया ऑफ बेस, हम लोग हिंदी में लिखते हैं आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, इसको भी आप लिख सकते हो आधार का क्षेत्रफल हिंदी में। ठीक है, कुछ है नहीं दोस्तों, ये छोटे छोटे
वर्ड्स हैं जो आपको जानने चाहिए। एक्चुअली दोनों ही फॉर्म में, हिंदी हो या इंग्लिश, आपको दोनों में ही जानना चाहिए। एरिया किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, ये सब आपको जानना चाहिए दोस्तों। ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है दोस्तों। तो अर्थात हम लोगों ने अभी इससे 3 फार्मूला देखा है। पहला हमने देखा है LSA अर्थात लिटरल सरफेस एरिया, वर्कपृष्ठ का क्षेत्रफल। दूसरा हमने देखा टोटल सरफेस एरिया अर्थात संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और तीसरा हमने देखा आयतन अर्थात वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, तीनों ही फार्मूला आप याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में जो पूछे जाते हैं दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो फार्मूला पे ही डिपेंड होते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों प्रिज्म और पिरामिड से, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको वो रेगुलर पॉलीगॉन से पे बेस मिलेंगे दोस्तों। इरेगुलर पॉलीगॉन पे डिपेंड बहुत ही कम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, हमने अभी देखा था क्या, ऊंचाई देखा कि ये जो गुरुत्व केंद्र था, गुरुत्व केंद्र से शीर्ष तक की ऊंचाई को, दूरी को हम लोगों ने H बोला था। ठीक है, इससे यदि हम लोग इसके किसी भी भुजा पर लंब डाल रहे थे तो यह जो थी इसको हम लोगों ने क्या बोला था, इसको हम लोगों ने तिर्यक ऊंचाई बोला था। अब देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं तिर्यक किनारा। तिर्यक किनारा किसे कहते हैं, तो दोस्तों हम लोग तिर्यक किनारा को इस खुले हुए फिगर में समझते हैं। ठीक है, देखिए ये गुरुत्व केंद्र है, गुरुत्व केंद्र से शीर्ष तक की ऊंचाई को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊंचाई। इसका जो सिर से अगर हम लोग लंब डाल दे भुजा पर तो इसकी लंबाई को हम लोग बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई। और इसका जो ये वाला क्षेत्र है दोस्तों, इसको हम लोग बोलेंगे तिर्यक किनारा अर्थात स्लैंट ईज। इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ऊंचाई में, तिर्यक ऊंचाई में और तिर्यक किनारे में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं और हम लोग तिर्यक किनारा, तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई में रिलेशन निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। दोस्तों हम लोग समबाहु त्रिभुज के बेस पे आधारित पिरामिड में कुछ जो है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक किनारा, ऊंचाई और इसकी भुजा से रिलेशन देख लेते हैं दोस्तों। आप लोग इसे डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, वैसे अगर आप चाहो तो हम लोग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, पर ये ज़्यादा समय लेगा दोस्तों। बात वही होगी कि आपको नॉर्मली याद क्या रखना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोग ये समबाहु त्रिभुज के बेस पर लिए हैं दोस्तों, इसलिए आपको पता होगा कि हमने मान लिया है कि ये भुजा की लंबाई क्या है, ए है। इसकी जो ये ऊंचाई होगी ये तिर्यक ऊंचाई होगी, अर्थात इसको हम लोगों ने ये लिया है। और यह जो है दोस्तों ये तिर्यक किनारा होगा, इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। और आपको तो ये भी पता होगा दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग डायरेक्ट देखेंगे, लेकिन फिर भी आप ये जान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज में ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये इस पे लंब है, अर्थात ये जो भुजा होगी ये और ये इसकी लंबाई जो है बराबर होगी, अर्थात यह जो है A/2 और A/2 में डिवाइड होगा सारी भुजाओं में। यही बात होगा दोस्तों। और दूसरी बात ये कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में, कोई भी एक समबाहु त्रिभुज है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज में कैसे बन गया, कोई भी एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी जो ये जो लंब हम डालते हैं, इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा, ये इसकी जो परिकेंद्र होगा, ये परिकेंद्र होगा या फिर इसका अंतः केंद्र होगा, वो सारे एक ही होते हैं, या लंब केंद्र सब एक ही होते हैं। और इसका जो ये पार्ट है दोस्तों, माध्यिका जो है इसकी 2/1 में डिवाइड होती है। ये जो है ये अंतःवृत्त का केंद्र होगा, और ये जो है वो बाह्यवृत्त का, ये जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी, ये बाह्यवृत्त की त्रिज्या होगी। अंतःवृत्त की त्रिज्या यदि हम लोग छोटा r से डिनोट करें तो छोटा r बराबर होता है A/2√3। और यदि हम लोग जो है बाह्यवृत्त की त्रिज्या की बात करें, अगर हम लोग इसको बड़ा r से डिनोट करें तो r बराबर होता है A/√3। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था दोस्तों समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड, जो आपको पता होना चाहिए था। वैसे ही पे हमने पिछले सेशन में जब हम आपको ये बता रहे थे तब हमने आपको इसके बारे में बता रखा है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग को ये तो पता ही है, अब हम जो है इसके रिलेशंस को देख लेते हैं। सबसे पहला रिलेशन दोस्तों, तिर्यक किनारा बराबर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा L² प्लस A/2 का होल स्क्वायर। दूसरा रिलेशन है दोस्तों कि H² बराबर होता है A/2√3 का होल स्क्वायर प्लस H² प्लस A/2√3 का होल स्क्वायर
बराबर होता है यल स्क्वायर के। और तीसरा रिलेशन देखते हैं दोस्तों कि ई स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस ए बटा √3 का होल स्क्वायर के। पहला, दूसरा और तीसरा 3 रिलेशन हमने देखा है दोस्तों। तीनों को आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए दोस्तों आप इसे याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं समचतुष्फलक के बारे में, अर्थात टेट्राहेड्रॉन के बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, हम लोग समचतुष्फलक के बारे में देखते हैं दोस्तों। ये समचतुष्फलक को ही हमने खोल रखा है दोस्तों, बस यही है। ठीक है, किसी भी समबाहु, इसका जो प्रत्येक जो भुजा होगी दोस्तों, प्रत्येक जो इसका समबाहु त्रिभुज का फलक होगा या फिर प्रत्येक जो सतह होगी वो समबाहु त्रिभुज के आकार का होगा। इसका आधार, इसमें एक जो है वो आधार होगा, 3 जो है वो पार्श्व सतह होंगे। तो यह देखिए इसमें आधार दिख रहा है और ये जो 3 आपको पार्श्व सतह दिख रहे हैं। ठीक है, इसी को जो हम लोग ज्वाइन करेंगे दोस्तों, तो इसकी आकृति हमने आपको पहले बता रखी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 4 त्रिभुज बन रहा है। इसमें एक जो है आधार है, 3 जो है वो तिर्यक सतह है। ठीक है, पार्श्व सतह है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात लिटरल एरिया सरफेस क्या होगा, तो देखिए चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है दोस्तों, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3 बटा 4 गुने भुजा स्क्वायर। अब चूंकि पार्श्व सतह पूछ रहा है तो पार्श्व सतह में कितने त्रिभुज है? 1, 2 और 3। 3 अर्थात इसको 3 से गुना कर दीजिए, ये हमारा हो जाएगा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलिए, अगर आपसे पूछे ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें टोटल 4 त्रिभुज बन रहे हैं और चारों जो है समबाहु त्रिभुज है, अर्थात एक त्रिभुज का आकृति √3 बटा 4 गुने भुजा स्क्वायर। अब चूंकि 4 त्रिभुज इसलिए 4 से गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि इसमें आपको ऊंचाई पूछे दोस्तों, ऊंचाई, ठीक है, तो इसको हो जाएगा √2 बटा √3 गुने भुजा। ठीक है, भुजा अर्थात आप ए लिख लीजिए इसे। और आगे देखिए दोस्तों, अगर हमें पूछे इसमें आयतन, ठीक है, तो आयतन बराबर हो जाएगा √2 बटा 12 गुने भुजा का क्यूब। ठीक है दोस्तों, इसमें 4 फॉर्मूला था दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछते हैं, इससे मैंने इसे अलग से जो है सारे फॉर्मूला इसका लिखवा दिया है आपको। अब चलिए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ये आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है समषष्ठभुजाकार आकार वाले पिरामिड की प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो 10 मीटर है और इसकी ऊंचाई जो है 60 मीटर है, 60 मीटर है। तो इसका आयतन क्या होगा? दोस्तों आपको पता है भी बराबर आयतन बराबर होता है 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ठीक है, चलिए हमें ऊंचाई मालूम है, आधार का क्षेत्रफल भी मालूम है 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल। क्या पूरे आधार का क्षेत्रफल के लिए समषष्ठभुजाकार, अर्थात पहले तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा? √3 बटा 4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा का मान कितना है? दिया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर। ठीक है, समषष्ठभुज अर्थात 6 है, 6 भुजाओं का है, अर्थात 6 से मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 60। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये ऐसा है, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 6 ऊपर है, 3 से ये कट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 2 √2 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, इसको 2 से 2 कट कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 60 गुने 100 गुने √3 बटा 2। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 5196 मीटर क्यूब। इफ इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर √3 का मान रखिएगा, जो कि आपको पता ही होगा √3 का मान 1.732 होता है। आप इसे मान रख कर इसको सॉल्व कीजिए तो आपका मान जो है ये आएगा। देखिए दोस्तों, हमें इसमें कुछ नहीं करना था, बस हमें क्या करना था, इसमें फार्मूला पे बैठाना था। ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों आपको ऐसे ही बोलेंगे, बस क्वेश्चन घुमाकर बोलेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन जो होगा वो दोस्तों वो फार्मूला बेस्ड ही होगा। ठीक है, चलिए ये हमने देखा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहा है एक ठोस पिरामिड का आधार वर्गाकार है जिसकी प्रत्येक भुजा
जो है वो 16 सेंटीमीटर। यदि इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो पिरामिड का आयतन क्या होगा? आयतन बराबर अभी हमने आपको बताया था √3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ठीक है, तो √3 गुने आधार का क्षेत्रफल, चूंकि ये वर्गाकार है अर्थात आधार का वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर अर्थात 16 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितनी है? 12। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। √3 गुने 16 का स्क्वायर 256 गुने 12। इसको आप सॉल्व करते हैं जब 3 से कट कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, 1024 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, क्योंकि जैसे ये वीडियो लंबा हो जाएगा आपको समझने में भी थोड़ा परेशानी होगी और साथ ही साथ दोस्तों ये वीडियो बोरिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम लोग वीडियो को शॉर्ट ही रखते हैं ताकि आपको प्रत्येक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। साथ ही साथ जब आप इसका स्टडी करें, आपको कोई पॉइंट हो तो आपको क्वेश्चन पूछना आसान हो। ठीक है, तो आज की सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे, इससे आगे के और भी ये जो कि सारे 2 क्वेश्चन हमने देखे, दोनों ही बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। आज के सेशन में मुख्यतः हमने कॉन्सेप्ट्स को देखा है दोस्तों, जो कि क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप घर में इसे देखिए और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ताकि जब हम अगले सेशन में मिले और आपको बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बताएं तो आपको उसे समझने में ज़्यादा समय ना लगे, समझने में आसानी हो। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस, नए ट्रिक्स के साथ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब हम अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।